और स्वागत है आप सभी का। और जिस इसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के शासन प्रणाली से पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों के बारे में, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन उपयोगी साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले सवाल की तरफ बात करें तो पहला सवाल ये है कि निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। विकल्प दिया हुआ है ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा, संप्रभुता। अब अगर हम राज्य की बात करें तो जो राज्य के आवश्यक तत्व 4 होते हैं। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। और संप्रभुता जिसमें सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि संप्रभुता के बिना यानी कि संप्रभुता अगर ना हो तो कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। जैसा कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था, बल्कि भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि इससे पहले भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। तो यहाँ पे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। विकल्प दिए गए हैं लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षतात्मक, संसदात्मक और अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा संसदात्मक, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है, यानी कि विकल्प सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, संसदात्मक सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। इसका जो बी विकल्प है अध्यक्षात्मक सरकार, ये विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है, बल्कि भारत में संघात्मक सरकार चलती है या संसदात्मक सरकार की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी डी, यानी कि जो भारत में संसदीय प्रणाली है इसकी सरकार है, इसका वजह क्या है। तो इसका सही विकल्प है इनमें से डी, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। कुल 3 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। अब यहाँ पे नीचे दिए हुए कूट से प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहले में 1 और 2 है, दूसरे में केवल 3 है, और सी में 2 और 3 है, और डी में 1 2 3 है। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि जो तीसरा विकल्प है वो गलत है, क्योंकि राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है। इसके 4 विकल्प इसके भी हैं, ए बी सी डी। पहला है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। और
कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, और डी विकल्प है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। संसदीय शासन व्यवस्था में जो विधायिका होती है उसका कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण होता है। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं, किसमें होती हैं? राष्ट्रपति, कैबिनेट, व्यवस्थापिका या उच्च सदन में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, राष्ट्रपति में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 कूट दिए गए हैं कि पहला है जिसमें यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और चौथा है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। अब इनमें से हमको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प जो दिया गया है वो एक और 2, बी में 1, 2 और 3, सी में 2, 3 और 4, डी में ये सभी चारों। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है, बल्कि शक्ति को केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटा गया है। जो भाग 11 है हमारे संविधान का, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, उसके तहत बांटा गया है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। और दूसरा, भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। तीसरा, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। और चौथा, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। विकल्प दिया हुआ है 1, 2, 3, मतलब इसे बताना है कौन है। तो यहाँ पे सभी सही है, क्योंकि भारत को लोकतांत्रिक समाज माना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि डी विकल्प क्वेश्चन नंबर 9 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? पहला है एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, सत्तावादी सरकार। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि कल्याणकारी शब्द या वेलफेयर स्टेट का क्या उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का क्या उद्देश्य है? तो ए विकल्प है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। बी है कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। सी है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, क्योंकि कल्याणकारी जो राज्य है वो जितना ज़्यादा हो सके, यानी कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? विकल्प दिया गया है कल्याणकारी राज्य का दर्शन, समाजवादी राज्य का दर्शन, राजनैतिक समानता की दर्शन और साम्यवादी राज्य का दर्शन। तो यहाँ पे ये जो सवाल है ये उद्देशिका पे बेस्ड है, यानी कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर बेस्ड है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी, साम्यवादी राज्य का दर्शन भारतीय संविधान में निहित नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प डी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो जो 13वां क्वेश्चन है वो है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प दिया हुआ है ए कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। और बी है कि भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। सी, भारत एक कुलीन तंत्र है। डी, भारत एक संसदात्मक
प्रजातंत्र है। तो ये बताना है कि कौन सा सही है, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद या फिर राष्ट्रपति? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, जनता। क्योंकि जो भारत का संविधान है, जो प्रारंभ होता है हम भारत के लोग से, तो यहाँ पे जनता ही इसका सही विकल्प होगा, ए, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि निम्न में से कौन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ए, संविधान की कठोरता, बी, एकल कार्यपालिका, सी, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता और डी, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। क्योंकि पूछ रहा है कि जो अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली है उसका आधारभूत तत्व क्या है, तो उसका आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका, यानी कि सिंगल एग्जीक्यूटिव टाइप से। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, एकल कार्यपालिका। और क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि अध्यक्षात्मक शासन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है या है इनमें से क्या? कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बी, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सी, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, और डी, उपरोक्त सभी। तो बताना है कि इसमें कौन सा विशेषता है या है। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, ये सभी विशेषताएं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पाई जाती हैं, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि विकल्प ए है, संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी, जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, और डी, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? विकल्प दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी। तो ए में है कि संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। तो इसका जो विकल्प डी है उससे क्लियर होता है कि भारत का जो संविधान है वो परिसंघीय है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, नहीं कठोर नहीं लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान कठोरपन और लचीला दोनों का मिक्स है, यानी कि इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अब प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 ये कह रहा है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में जो अंतर है उनका बिंदु निम्न में से कौन है? विकल्प दिया हुआ है सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्था, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। अब चूंकि न्यायिक समीक्षा भारत में होता है, लेकिन जो ब्रिटिश संसद है वो वहाँ के संविधान अलिखित है, फिर भी वो संप्रभु निकाय है। और अगर हम भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संसद की जो शक्ति और कार्य प्रणाली है ये संविधान की सीमाओं के अधीन है, इसके लिए इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जबकि ब्रिटेन में यानी ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि कथन दिए गए हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन यानी कि असर्शन ये है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है
और कारण या रीज़न ये है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो यहाँ पे विकल्प जो है दिए हुए हैं ABCD, आप इनको पढ़ लीजिएगा, है ना। और इसका जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। विकल्प है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, इकहरी नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा संघीय लक्षण नहीं है। तो संघीय लक्षण सी, इकहरी नागरिकता, ये संघीय लक्षण नहीं है, तो विकल्प सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी 4 कथन दिए गए हैं। पहला है कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। दूसरा, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। और तीसरा, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। और चौथा है कि विधायकीय, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। अब नीचे दिए गए कूटों से हमको उत्तर का चयन करना है। विकल्प है ABCD। ए में केवल एक है, बी में 1 2 है, सी में 1 2 3 है और डी में सभी चारों। तो इसमें विकल्प सिर्फ 1 और 2 सही है, यानी कि विकल्प बी सही हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में भी 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक कथन है, दूसरा कारण है, और हमको इनका सही जवाब देना है। ठीक है, कथन ये है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। कारण ये है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो इसको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, ABCD। तो यहाँ पे विकल्प ए सही है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ भी कथन और कारण दिए गए हैं और इनका सही उत्तर चुनना है। तो कथन ये है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण ये कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। अब हमको कूट से सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प ABCD दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो इसका सी हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में भी कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। ठीक है, कथन ये है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। जबकि कारण ये बताया गया है कि विविधताओं के समंजन से एक सशक्त, न कि कमज़ोर, भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे विकल्प चुनना है हमको ABCD में से। तो इसका जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा कि ए और आर तो दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 27 में भी कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन ये है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण ये है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो इसका विकल्प दिया गया है ABCD, इसमें सही विकल्प ए हो जाएगा। दोनों ही सही है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि भारतीय संविधान के वैध होने का क्या कारण है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव शामिल हैं। बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है।
सी विकल्प है कि यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, और डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो मुझे बताना है कि इसमें सही विकल्प कौन सा होगा। तो इसका सही विकल्प डी है कि यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है, इसके लिए ये संविधान इतना बड़ा या इतना वृहद है। और क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में भी कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन ये है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो अब हमको सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प ए बी सी डी दिए गए हैं, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। विकल्प दिया गया है जी ऑस्टिन यानी ग्रैंडविले ऑस्टिन, केसी वियर, सर आइवर जेनिंग्स और डी बसु। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा जी ऑस्टिन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि कितने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस, केसी वियर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हो जाएगा केसी वियर के द्वारा कहा गया था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। और क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्न कथन किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। विकल्प दिए गए हैं बी आर अम्बेडकर, MP पायली, एलेजेंड्रोविक्स और केसी वियर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा डी, केसी वियर का, है ना। तो केसी वियर के द्वारा ये कहा गया था। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 33 ये है कि निम्न में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। विकल्प दिया गया है डी बसु, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर और AK अय्यर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें तो ये है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। विकल्प दिया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति और डी है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, यानी कि विकल्प डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्न में से कौन एक नहीं है। इनमें से ये है कि एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बी है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सी सर्वोच्च शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित हो, और डी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की हो। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 36 इसमें कथन दिया गया है, तो इन पर विचार करना है कि संवैधानिक सरकार वह है। दो कथन है। पहला कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है, और दूसरा कथन है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए बी सी डी दिए हुए हैं। विकल्प ए में केवल एक है, विकल्प दो में बी में केवल दो है, सी में एक और दो दोनों है, डी में न तो एक है और न ही दो। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हो जाएगा बी विकल्प, है ना। तो ये था भारतीय संविधान में शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्नों का समूह। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।